हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एडोरल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम लोग कक्षा 10 के बिहार बोर्ड के हिंदी माध्यम के फिजिक्स चैप्टर का, जिसको आप हिंदी में भौतिकी कहते हैं, उस चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, नाम आपने बहुत बार सुना होगा और अभी तक शायद से आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को बहुत खास तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही जबरदस्त और मजेदार चैप्टर है। आप यदि आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो मुझे इतना तो विश्वास है कि आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज तक शायद से आपने इस तरीके से चीज़ों को नहीं भी पढ़ा होगा या फिर हो सकता है कि पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, तो चलिए आज की हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस कंसेप्ट को कि आखिर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है क्या। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है इस पूरे संसार के लिए। जो है ना, बहुत खास घटना है। काहे पता है? इसलिए खास घटना है कि अभी आप जो हमको देख रहे हैं इस वीडियो के मार्फत से, इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन घटना के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। काहे कि यहाँ पे लाइट लगा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, और लाइट में क्या होता है कि लाइट जैसे ही मेरे फेस पे पड़ रहा है तो उसके बाद लाइट फेस पे पड़ने के बाद सीधा क्या होता है, कैमरा में मेरा ये फेस रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और कैमरा में आपको जो मेरा फेस दिख रहा होगा वो बिल्कुल शाइनी फेस दिख रहा होगा, चमकीला फेस दिख रहा होगा, साफ सुथरा फेस दिख रहा होगा। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं किसी अंधेरे में खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए प्रकाश का परावर्तन जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास घटना है। प्रकाश के परावर्तन के कारण दुनिया में अनेकों और जो है ना चीजें, हमें कहीं ना कहीं सारी चीजें, आप ये समझ लीजिए कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन घटना के कारण ही हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, तो एक चीज तो तय है कि प्रकाश का परावर्तन बहुत खास घटना है, तो इसलिए आपके सिलेबस में इस घटना को डाला भी गया है। अब इस घटना के अंदर आखिर हमें कितना अंदर तक इस चीजों को पढ़ना है तो वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्लास 10th में बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, कुछ लिमिटेड चीजों का ही हमें अध्ययन करना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग अभी बिना लेट के शुरुआत करते हैं कि हमारे सिलेबस में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मेन हेडिंग जो अपना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, बचपन से ही आप जानते होंगे, प्रकाश से ही रूबरू होते होंगे। अंधेरे कमरे में जाने के बाद अचानक से लाइट आती होगी तो आपको सब चीज़ें दिखाई देने लगती होगी, और लाइट के जाने के बाद फिर सारी चीज़ें आपको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो प्रकाश क्या है इस चीज़ के बारे में तो आपने बहुत पहले से देखा, लेकिन एक छोटी सी लाइन हम लोग इस चीज़ के लिए समझ भी लेते हैं कि आखिर देखिए उसको हम लोग कह क्या सकते हैं। हम लोग आराम से कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ना, एक प्रकार से क्या है पता है, ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, सूर्य जो है, सूर्य भी बच्चों क्या करता है बताइए, प्रकाश ही फैलाता है। सूर्य से क्या निकलती है? प्रकाश ही निकलती है। एक प्रकार का बहुत जबरदस्त रोशनी निकलता है, उसी रोशनी को तो हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब वो प्रकाश से क्या होता है बताइए, सोलर ऊर्जा वगैरह होता है, सौर ऊर्जा का भी नाम सुने होंगे आपने। उसके अलावा उससे बिजली वगैरह भी बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग आराम से कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है ना कि ये किसी भी वस्तु को देखने का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। कारक का मतलब होता है कि देखिए, हम किसी भी वस्तु को जो देखते हैं तो हमें ऐसे सिर्फ प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उसकी भूमिकाएं होती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी भूमिका। एक तो देखिए, प्रकाश की महत्वपूर्ण है ये, मतलब प्रकाश आपको चाहिए कोई भी वस्तु को देखने के लिए। लेकिन आप खुद सोचिए, किसी रूम में प्रकाश भी है और वस्तु भी रखी हुई है तो आपको क्या दिखाई दे सकता है? नहीं भी दे सकता है। काहे पता है? इसलिए कि आपके आंख में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, तो मतलब क्या, किसी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश के साथ साथ आपको आंख की भी जरूरत होती है। जो आंख भी आपका काम करता है, तब जाके वस्तु का प्रतिबिंब आपके अंदर बनाता है, आंख के अंदर बना के आपके माइंड को यह चीज बताता है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कारक है। कारक क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रकाश नहीं है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के साथ साथ हमें और अन्य भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है किसी वस्तु को देखने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कारक। ठीक है ना, तो एक महत्वपूर्ण कारक भी होता है, मतलब इसकी उपस्थिति भी होनी बहुत जरूरी है। तो ये प्रकाश एक प्रकार का क्या, ऊर्जा का स्रोत है, और प्लस में क्या, किसी वस्तु को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अब देखिए, इसके मतलब प्रकाश के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते। ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा चीज जो है वो है परावर्तन। देखिए, हमें पढ़ना क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश तो हमने देख लिया भाई, क्या ऊर्जा का स्रोत है, उसके अलावा क्या देखने का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब परावर्तन का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना।
ठीक है ना। तो अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रकाश ही किसी सतह से टकरा के वापस लौटती है, मतलब प्रकाश भी किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो चूंकि ये चैप्टर क्या अपने पास प्रकाश का परावर्तन है, तो प्रकाश हमने देख लिया और परावर्तन को भी एक लाइन में देख लेते हैं। कहते हैं किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने की जो घटना होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए किसी सतह से टकराकर जब वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं, और यहाँ पे हमें किस चीज का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का पढ़ना है। तो इसको सीधा और साफ शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं, भाई जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटेगी ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है ना। परावर्तन तो आप समझ ही चुके हैं, किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। लेकिन बात यदि हम लोग करें प्रकाश की परावर्तन की, तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। मतलब प्रकाश की किरणें जो है वो किसी सतह से टकराकर वापस लौटेगी, तो इसी घटना को तो कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए यही लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकराकर क्या होती है, वापस अपने दिशा में लौटती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से होता है। प्रकाश के परावर्तन जो है ना, इसका परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। देखिए परावर्तन दो प्रकार से होते हैं, कैसे। देखिए प्रकाश जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी चिकना सतह से ही टकराएगा। मान लीजिए चिकना सतह कहने का मतलब होता है समतल सतह, और कई बार ऐसा होता है कि प्रकाश किसी खुरदरे सतह से भी टकराता है, समझे। तो प्रकाश का परावर्तन मैंने क्या बोला, किसी भी सतह से टकराती है प्रकाश अपने वापस लौटती है किस चीज में, दिशा में, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये क्या हो सकता है कि सतह कभी खुरदरा भी होता है और कभी समतल भी होता है। तो इसलिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना, दो तरीके से होता है। कैसे, एक नियमित होता है और एक क्या होता है, अनियमित। अब देखिए नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन हम लोग कहते हैं, नियमित परावर्तन होता है वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है। देखिए नियमित परावर्तन, प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इसे कौन सी परावर्तन कहते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने पास एक चिकना सतह था, और ये चिकना सतह क्या एक तरीके से देखा जाए, अभी आप लोगों को ज्ञान भी होगा पहले से, दर्पण है कहीं ना कहीं, और दर्पण की जो सतह होती है वो क्या होती है, चिकना ही होती है। तो इसलिए ऊपर के सतह से जितने भी प्रकाश की किरणें आई है, इसका जो परावर्तन हुआ है एक रेगुलर फॉर्म में हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें अनियमित परावर्तन की, अनियमित परावर्तन जहां पे नियमित परावर्तन चिकनी सतह से या फिर कह सकते हैं कि समतल सतह से टकराकर होती है, वहीं पे अनियमित परावर्तन क्या होगा, खुरदरे सतह से। मतलब क्या, उबड़ खाबड़ वाली सतह से जब कभी भी प्रकाश की किरणें टकराएगी और वापस लौटेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। तो यही चीज लिखा हुआ, प्रकाश की किरणें जब किसी खुरदरे सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आराम से समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी देख लीजिए आप, इस तरीके से उबड़ खाबड़ वाली जो सतह है, इस पे प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद क्या हो रही है, इसका जो परावर्तन हो रहा है एक नियमित रूप से नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहेंगे। चलिए इसके बाद समझते हैं। देखिए प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश एक तरीके से देखा जाए तो किरणों का समूह होता है। ठीक है, जैसे आप किसी टॉर्च को, यदि आप देखिए बहुत ऐसी चीजें होंगी जिससे प्रकाश निकलती है और उसको फोकस करने के लिए ऑप्शन उसमें मिलता है। ठीक है, आप जैसे जैसे उसको घुमाएंगे ना, उसका एक पॉइंट बन जाता है, और जैसे जैसे फिर उसको ढीला करेंगे तो क्या हो जाता है कि चारों तरफ से फैल जाता है। इसका मतलब क्या है, जब प्रकाश निकलता है, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार से किरणों का समूह होता है, उसके अंदर बहुत अनंत किरणें होती है। ठीक है, जो उससे निकलती है। अब निकलती है तो होता क्या है कि वो चारों तरफ फैलती है। ठीक है, अब जब चारों तरफ फैलने वाली किरण को हम एक जगह एकत्रित करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं एक बिंदु का ही तो निर्माण होगा। जैसे देखिए आपके घर में भी लाइट वाइट लगी होगी, आप क्या देखते होंगे कि लाइट जहां पे जलती है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि उसके सामने नीचे रोशनी होता है, अब पूरे रूम में रोशनी फैलता है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट से भाई चारों तरफ जो है ना अनंत किरणें निकलती है। अब ये प्रकाश की किरणें हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करेगी, अंधेरे को दूर तो करेगी। इसलिए इसका मतलब हम लोग सिंपल समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक तरीके से किरणों का समूह होता है। आया समझ में, तो किरणों का समूह होता है। अब देखिए प्रकाश के इन्हीं किरणों के समूह को क्या कहा जाता है पता है, किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। अब ये देखिए कितने प्रकार से होता है, किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
प्रकाश के किरणों के समूह जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक क्या अभिसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज और एक क्या समांतर किरण पुंज। ये 3 प्रकार से किरण पुंज होते हैं। इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में सेट करके रखिएगा। क्यों? देखिए किरण पुंज होता क्या है, नाम से ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा भाई कि प्रकाश कोई एक किरणों का समूह नहीं है, मतलब एक ही किरण नहीं निकलता, उससे अनंत किरणें निकलती है और अनंत किरणें क्या होती है, चारों दिशाओं में फैलती है। ठीक है ना। तो अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो प्रकाश के यहाँ पे किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब ये कितने प्रकार से, 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक क्या अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं पहला, कौन सा, अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती है। एक बिंदु पर अभिसरित होने का मतलब है कि एक बिंदु पर जमा होती है। देखिए जैसे लेजर लाइट आपने देखा होगा, है ना, लेजर लाइट देखा होगा। लेजर लाइट में ऑप्शन भी होता है, जब आप एक बटन को क्लिक करेंगे तो उसकी रोशनी जो होती है ना फैल जाती है, तो वो बहुत दूर तक नहीं जाता है। ठीक है, और जब दोबारा से उसको टिपेंगे तो उसमें होता क्या है कि एक पॉइंट जैसा रोशनी बनता है और जो काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप, मेरे कहने का मतलब है कि जब किरणों के जितने भी अनंत किरणें होती है उसको एक प्रॉपर दिशा दिया जाता है, एक निश्चित दिशा दिया जाता है और एक ही दिशा दिया जाता है, तो सभी किरणें मिलकर कहीं ना कहीं एक जो है ना बोल्ड रोशनी को तैयार करती है। और वो एक ऐसा बोल्ड रोशनी होता है जो काफी दूर तक जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी किरणें क्या होती है, उसका दिशा एक ही तरफ होता है। हाँ, जब वो नजदीक में ही फैल जाता है ना तो फैलने के बाद काफी दूर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी किरणें जब नजदीक में फैल जाएगी तो बताइए क्या वो एक पॉइंट साइज किरण या रोशनी का निर्माण नहीं करती है, जिसके कारण काफी दूर तक जाती है ना। तो इसलिए अभिसरित, देखिए अभिसरित हम लोग कहेंगे, लेजर लाइट में जो पॉइंट वाला आपने साइज का देखा होगा वो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं अभिसरित किरण पुंज है। क्योंकि जो उसके अंदर लाइट लगी होती है ना, जो बल्ब लगी रहती है, उसके अंदर से रोशनी चारों तरफ से निकलती है, लेकिन वो होता क्या है कि आगे कुछ इस तरीके से वस्तु या किसी, मतलब आप कह सकते हैं व्यवस्था को रखा जाता है, जिसके कारण वो सभी रोशनी को क्या करती है, एक जगह एकत्रित करती है। मतलब लेंस को रखा जाता है जिसके कारण वो सभी किरणों को एक जगह एकत्रित कर देती है, जिससे पॉइंट साइज रोशनी का निर्माण होता है और वो काफी दूर तक जाता है। तो देखिए किरण पुंज इसलिए कितने तरीके के, 3 तरीके के। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें क्या होता है, जो एक ही बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित, मतलब जाके एक बिंदु पर जमा होती है, तो उस किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है ना। अभिसारी किरण पुंज जैसे देखिए अब ये किरणें अलग बिंदु दिशा से, ये अलग दिशा से, अलग दिशा से, इस तरीके से हम लोग आराम से कह सकते हैं ये अलग दिशा से आई और इस बिंदु पर जमा होगी, तो ये कहीं ना कहीं कौन से किरण पुंज का उदाहरण हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज का। ठीक है ना। यहां तक आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद का जो डिस्कशन है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और हमारे इस एडोरल क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। इसी को नेक्स्ट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।